नमस्कार, बिहार न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। बिहार के प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को मिला पद्मश्री। इनके अलावा स्वर्गीय विश्व बंधु को भी मिला मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को भी मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। बिहार एआई समिट 2026 का हुआ आयोजन। मकसद है बिहार को एआई, डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनाना। समिट की सबसे चर्चित पहल रही नालंदा जीपीटी। और बिहार सरकार ने द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना को दी मंजूरी। परियोजना को ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के सहयोग से बढ़ाया जाएगा आगे। परियोजना है बिहार एआई मिशन का हिस्सा। तो चलिए बिहार न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। बीते 25 मई 2026 को पहले चरण में पद्मश्री पुरस्कार और अन्य पद्म सम्मान प्रदान किए गए। इस बार कुल 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की गई थी। 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। बचे हुए विजेताओं को अगले चरण में सम्मानित किया जाएगा। आइए बात करते हैं इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार के चर्चित व्यक्तित्व की। सबसे पहले बात करें बिहार के प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती की। इन्हें कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। भरत सिंह भोजपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें, भरत सिंह भारती पिछले 78 वर्षों से भोजपुरी लोक संस्कृति से जुड़े हैं। उन्हें भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की समृद्ध लोक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कलाकारों में गिना जाता है। दरअसल 1962 में वे आकाशवाणी पटना से जुड़े और अब तक 1000 से अधिक भोजपुरी गीतों को अपनी आवाज दे चुके हैं। इससे पहले 2023 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा स्वर्गीय विश्व बंधु को लोक नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। खासतौर पर उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध डोमकच लोक नृत्य को मुख्यधारा में पहचान दिलाने का काम किया। अब जरा डोमकच लोक नृत्य को समझ लेते हैं। देखिए, डोमकच बिहार और झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। बिहार में मुख्य रूप से मिथिला और भोजपुर के क्षेत्र में इसे किया जाता है और झारखंड में भी इसकी परंपरा देखने को मिलती है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से महिला प्रधान लोक नृत्य माना जाता है, जिसमें महिलाएं ही पुरुष और महिला दोनों की भूमिकाएं निभाती हैं। और किया कब जाता है? किया तब जाता है जब बारात निकलती है। तो जिस घर से बारात निकलती है, लड़की के घर की तरफ जाती है, उस घर में महिलाएं रात भर जगती हैं और रात भर जगकर अलग अलग पुरुष वाले वेशभूषा और महिला वाले वेशभूषा में आपस में ही महिलाएं ही एक्ट करती हैं। तो इसी को कहते हैं डोमकच। बहुत फेमस है। नकतोरा, रतजागा, नक्त भी कहा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को भी मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। उन्हें यह सम्मान मिला है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। वे बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे और देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को खास तौर पर कृषि शिक्षा, मखाना उत्पादन, मछली आधारित खेती और लीची के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार के लिए जाना जाता है। वे डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के पूर्व कुलपति भी रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं बीपीएससी सीडीपीओ की 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न पर। प्रश्न पूछा गया, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस थे डॉक्टर राम कुमार यादव, डॉक्टर राज बहादुर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। पांचों ऑप्शंस थे। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दी। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बच्चों को शुरुआती पढ़ाई उनकी मातृभाषा में कराने पर खास जोर दिया है। इस नीति के अनुसार कक्षा 5 तक और जहां संभव हो वहां 8 तक बच्चों को उन्हीं की मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको बता दें, सीबीएसई ने एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 40 से ज्यादा भाषाओं को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा विषय के रूप में शामिल किया है
और इनमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं भी हैं। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि मैथिली, मिजो, विदेशी भाषाएं जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, ये सब भी शामिल हैं। अब परीक्षा के लिए जरूरी फैक्ट को समझिए। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं की लिस्ट आपको दिख रही होगी। असमिया, बांग्ला, बोडो समेत कुल 22 भाषाएं हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के जरिए नई भाषाएं जोड़ी गईं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसे सुनकर ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, यहां से सवाल पूछा जाता है। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिली। यानी मैथिली भाषा शुरू से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। इसे 92वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए जोड़ा गया था और सवाल यहां से भी बन सकता है। बिहार की राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में एआई समिट 2026 का आयोजन किया गया है। इसका मकसद बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बड़ा केंद्र बनाना है। समिट की सबसे चर्चित पहल बिहार जीपीटी या नालंदा जीपीटी रही। इसका मकसद ऐसा एआई मॉडल तैयार करना है जो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी स्थानीय भाषाओं और बोलियों को समझ सके। इससे तकनीकी गांवों और आम लोगों तक आसानी से पहुंच बढ़ेगी। दोस्तों, एआई की अहमियत को समझिए। पूरी दुनिया तेजी से एआई आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि पारंपरिक रोजगार भविष्य की जरूरतों को अकेले पूरा कर सकते हैं या नहीं? बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन अब तक इस युवा आबादी के पास उच्च तकनीकी अवसरों की कमी भी है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने बिहार एआई मिशन की स्थापना की। राज्य सरकार एआई पॉलिसी जल्द लेकर आएगी। सरकार का कहना है कि सभी विभाग एआई का अधिक से अधिक उपयोग करें। एआई के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। वहीं आईआईटी पटना में लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब सरकार एआई को केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसका उपयोग वो गुड गवर्नेंस में भी कर रही है। साथ ही सरकारी टेंडर्स की एआई आधारित जांच से 6 से 8% तक खर्च में बचत दर्ज की गई है। वहीं सहयोग पोर्टल के माध्यम से पंचायत स्तर तक सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी एआई आधारित स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो और एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की पहचान और निगरानी की योजना बनाई गई है। यानी एआई केवल रोजगार और उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासन और कानून व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। दोस्तों, आप ये भी ध्यान दीजिए कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में एआई से संबंधित सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे आप 69th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया था, विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और यह प्रश्न 8 अंक का था। अब 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का यह सवाल देखिए। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? बेंगलुरु, पेरिस, रोम या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? यहां भी उत्तर बताने का प्रयास करिए। दोस्तों, हाल ही में कुटीर ज्योति योजना चर्चा में रही। दरअसल बिहार में कुटीर ज्योति लाभार्थियों को सूर्य घर योजना से जोड़ा जा रहा है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुटीर ज्योति योजना से सवाल संभवतः पूछे जा सकते हैं। देखिए, दोनों योजनाओं का उद्देश्य लोगों तक बिजली पहुंचाना है, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली और लक्ष्य अलग अलग हैं और यहीं से सवाल बन जाता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को समझिए। यह केंद्र सरकार की एक आधुनिक और सौर ऊर्जा आधारित योजना है, जिसे फरवरी 2024 में शुरू किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली तैयार करना और बिजली बिल कम करना है। इस योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाता है, जिससे लोग खुद बिजली बना सके। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर लागत का 60% तक सब्सिडी मिलती है।
जबकि 2 से 3 किलोवाट तक अतिरिक्त 40% सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम मैक्सिमम 3 किलोवाट क्षमता तक 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। अगर घर में जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो उसे बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमाई जा सकती है। साथ ही सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 7% ब्याज दर पर आसान लोन की सुविधा भी मिलती है। अब कुटीर ज्योति योजना को समझिए। ये योजना बहुत पुरानी सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और पिछड़े परिवारों तक पहली बार बिजली पहुंचाना है। खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी बीपीएल परिवार इसके मुख्य लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन देती है। इसमें सिंगल पॉइंट वायरिंग की सुविधा भी शामिल होती है ताकि घर में कम से कम एक बल्ब और बुनियादी बिजली व्यवस्था शुरू हो सके। कुटीर ज्योति योजना में बिजली सीधे पारंपरिक ग्रिड से आती है। उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिल देना होता है, लेकिन राज्य सरकारें गरीब परिवारों को बिजली बिल में भारी छूट या सब्सिडी देती है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। बिहार जैसे कुछ राज्यों में कुटीर ज्योति योजना के लाभार्थियों को अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से भी जोड़ा जा रहा है, यानी गरीब परिवारों के घरों की छतों पर बिना खर्च के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि वे भी सौर ऊर्जा का लाभ उठा सके। इस काम में जीविका समूह की महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझा रही हैं। वे लोगों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं और योजनाओं की जानकारी भी दे रही हैं। अगर दोनों योजनाओं का अंतर आसान भाषा में समझे तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भविष्य की सौर ऊर्जा आधारित योजना है जिसका लक्ष्य हर वर्ग को स्वच्छ और सस्ती बिजली देना है। वहीं कुटीर ज्योति योजना मुख्य रूप से गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली पहुंचाने की सामाजिक कल्याण योजना है। बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है, आइए इसे 68th बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न आया था, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 7 अंकों का था और इसका भी उत्तर अभ्यास आपको करना है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत राज्य के स्कूलों को आधुनिक और आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की है और इसी दिशा में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों को डेवलप किया जा रहा है। दरअसल 7 निश्चय 3 बिहार सरकार का प्रमुख विकास कार्यक्रम है। इसकी अवधि 2025 से 2030 है। हालांकि इससे पहले 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रम लाया गया है। इसका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है। अब बिहार विकसित कैसे बनेगा? बिहार विकसित बनेगा क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत सरकार रोजगार बढ़ाने, लोगों की आय में वृद्धि करने और जीवन को आसान बनाने पर ध्यान दे रही है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और आधारभूत संरचना को भी मजबूत किया जा रहा है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो सरकार चाहती है कि स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके और इसी वजह से राज्य के अलग अलग ब्लॉकों में मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। सरस्वती विद्या निकेतन भी इसी योजना का हिस्सा है। इन मॉडल स्कूलों में सभी सुविधाएं मॉडर्न होंगी। मसलन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शिक्षक भी अनुभवी और विशेषज्ञ होंगे, लेकिन केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा और विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग और कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार ने 7 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। कौन कौन से हैं लक्ष्य, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला लक्ष्य है रोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों की आय दोगुनी करना। दूसरा लक्ष्य है उद्योगों को बढ़ावा देकर बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। तीसरा लक्ष्य है कृषि को आधुनिक बनाकर किसानों की आय बढ़ाना। चौथा है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर युवाओं को आधुनिक शिक्षा देना। पांचवा है लोगों को अच्छी और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। छठा है सड़क, बिजली और तकनीकी ढांचे जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार करना। और अंत में 7वां है नागरिकों का जीवन आसान बनाना और सभी को सम्मान और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना। योजना का उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक और आदर्श मॉडल स्कूल बनाना है।
इधर बिहार सरकार ने द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए बिहार में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि युवाओं को नई तकनीकों, डिजिटल स्किल और रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ा जा सके। इस परियोजना को GFTN यानी ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 209 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आपको बता दें, यह पहल बिहार एआई समिट 2026 और बिहार एआई मिशन का हिस्सा मानी जा रही है। अब सवाल है कि यह परियोजना काम कैसे करेगी। दरअसल इसका मकसद केवल एआई की पढ़ाई शुरू करवाना नहीं, बल्कि बिहार में एआई का एक मजबूत माहौल तैयार करना है। इसके तहत युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसी नई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे आने वाले समय की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। साथ ही कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को एआई आधारित पढ़ाई और रिसर्च से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें नई तकनीकों पर काम करने और सीखने का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ यह परियोजना स्टार्टअप और नए आइडिया को भी बढ़ावा देगी। एआई आधारित नए काम शुरू करने वाले युवाओं को मदद और जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि बिहार में तकनीक से जुड़े नए अवसर बढ़ सके। आसान भाषा में कहें तो सीखो, नए स्किल हासिल करो, तकनीक से जुड़ो और रोजगार के नए अवसर पाओ। यानी द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना बिहार के युवाओं को भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने की एक कोशिश है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज के उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही पोल्यूशन कम करना और ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना भी नीति का लक्ष्य है। इस नीति के तहत अलग अलग कैटेगरी के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि तय की गई है। जैसे अगर कोई महिला ईवी कार खरीदती है तो उसे 1.25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, 1.25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं 2 व्हीलर ईवी खरीदने पर महिलाओं एवं SC/ST वर्ग को 12,000 रुपए, जबकि सामान्य वर्ग को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसी प्रकार सामान ढोने वाले ईवी 3 व्हीलर खरीदने के लिए सामान्य वर्ग को 20,000 और SC/ST वर्ग को 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ईवी वाहनों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशन की होती है। इस नीति में इस पर भी ध्यान दिया गया है। इस नीति में राज्य में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पेट्रोल पंपों, बड़े होटल्स, मॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, अब मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि BPSC में बिहार पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 जिलों के 8 थानों में नए आधुनिक थाना भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन नए थाना भवनों में पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्यस्थल बनाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों के लिए रिसेप्शन, प्रतीक्षालय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आम लोगों के लिए आसान बनाना है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान में बिहार में कुल 44 पुलिस जिले हैं। इनमें 38 प्रशासनिक जिले सीधे पुलिस जिले के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा बगहा और नवगछिया ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रशासनिक जिले नहीं हैं, लेकिन बेहतर प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए इन्हें पुलिस जिले का दर्जा दिया गया है। इस तरह बिहार में कुल 40 सिविल पुलिस जिले हो जाते हैं। वहीं राज्य में 4 रेल पुलिस जिले भी हैं। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार और जमालपुर शामिल है। इस तरह बिहार में 40 सिविल पुलिस जिले और 4 रेल पुलिस जिले यानी कुल 44 पुलिस जिले हैं। इधर बिहार सरकार के प्रयासों से गया जी से बैंकॉक के बीच सीधी हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है। इस सेवा के संचालन के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चयन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है, खास करके बौद्ध पर्यटन से जुड़े यात्रियों को ध्यान में रखते हुए। इस सेवा को शुरू करने के लिए राज्य सरकार लगभग 10.4 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। अब सवाल है कि VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग है क्या? देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग ऐसी परियोजनाओं को दी जाती है जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभदायक नहीं होती, लेकिन समाज और विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में इस योजना का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग DEA द्वारा किया जाता है। अब अगर बिहार के हवाई अड्डों की बात करें तो वर्तमान में राज्य में मुख्य रूप से 4 सक्रिय हवाई अड्डे हैं। पहला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, जो बिहार का सबसे व्यस्त और देश का 16वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। दूसरा है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
जो बिहार का एकमात्र पूरी तरह सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका जैसे बौद्ध देशों से आने वाले पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय सुविधा देता है। तीसरा और चौथा है दरभंगा हवाई अड्डा और पूर्णिया हवाई अड्डा। इन्हें केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाना है। दोस्तों, बिहार नेपाल की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में बिहार में आईजी बॉर्डर यानी पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर पद बनाया गया। मकसद है सीमा क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को मजबूत करना, तस्करी को रोकना और नकली मुद्रा पर नियंत्रण। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, आपको पता है। तो चलिए समझते हैं कि बिहार और नेपाल में रिश्ते कैसे हैं। देखिए मैप में देखिए, नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी ऐसा देश जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं होती। वहीं भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें से करीब 729 किलोमीटर सीमा बिहार से जुड़ी है। अब सवाल है कि बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल सीमा से जुड़े हैं। बिहार के 7 ऐसे जिले हैं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सब नेपाल की सीमा से लगते हैं। इनमें बिहार की सबसे लंबी नेपाल सीमा पश्चिम चंपारण जिले से जुड़ी मानी जाती है। अगर नदियों की बात करें तो गंडक, बागमती, कमला और कोसी ये सब प्रमुख नदियां हैं जो नेपाल से निकलकर ही बिहार में प्रवेश करती हैं। और यही कारण है कि उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या अधिक देखने को मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बिहार और नेपाल के संबंध बहुत गहरे हैं। जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि लुम्बिनी को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है। वहीं अयोध्या जनकपुर बस सेवा दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। एक बात और समझिए कि भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि है। इसी समझौते के कारण दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। और यही वजह है कि भारत नेपाल सीमा को ओपन बॉर्डर कहा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भारत नेपाल सीमा की निगरानी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी करती है। हाल ही में बिहार सरकार ने स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। राज्य सरकार ने 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की अवधि 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है। आपको बता दें कि 6ठे राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता श्री नवीन कुमार आईएएस, रिटायर्ड आईएएस द्वारा की गई थी। अब सवाल है कि यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल इस फैसले का मकसद है कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि समय पर मिलती रहे, ताकि विकास कार्यों पर कोई असर न पड़े और योजनाएं बिना रुकावट जारी रह सके। चलिए अब राज्य वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल हर 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। वहीं अनुच्छेद 243 वाई नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा से जुड़ा है। आपको बता दें कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद राज्य वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसका मकसद पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाना है। आयोग के कार्य की बात करें तो यह पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच कर, शुल्क, पथकर और अन्य आय के बंटवारे से जुड़े सुझाव देता है। आसान भाषा में कहें तो यह तय करने में मदद करता है कि स्थानीय संस्थाओं को कितना और किस आधार पर वित्तीय सहयोग मिलना चाहिए। आपको बता दें, बिहार के राज्यपाल द्वारा 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार चौधरी, ये रिटायर्ड आईएएस हैं 1972 बैच के। वहीं सदस्य हैं श्री अनिल कुमार और डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा। आयोग पंचायतों यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और सिफारिशें करेगा। इस टॉपिक से 67वीं बीपीएससी 2022 प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद, अजय नारायण झा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? आपको इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।
दोस्तों, बिहार पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए इस विषय पर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए एक बड़ा फैसला किया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को हेल्थ सेक्टर ग्रांट देने के लिए 747.98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि का मुख्य उद्देश्य गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है, ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में दी गई है। आसान भाषा में समझे तो आकस्मिकता निधि ऐसी विशेष निधि होती है जिसका इस्तेमाल अचानक आने वाली आपात परिस्थितियों या तुरंत खर्च की जरूरत पड़ने पर किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 267(2) में राज्य की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति या फिर अचानक होने वाले जो जरूरी खर्च हैं उनके लिए होता है। यह निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। बाद में राज्य विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस राशि को फिर से निधि में वापस जमा किया जाता है। अब बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को समझिए। बिहार में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आप ये भी समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कानून 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जिसके जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल है 5 साल और पंचायत चुनावों का संचालन बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है। अगर वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग यानी 2021 से लेकर 2026 तक जिसका टेन्योर है, इसने पंचायतों को बड़े स्तर पर अनुदान देने की सिफारिश की थी। वहीं 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 ने भी पंचायतों के लिए लगभग 4.35 लाख करोड़ की सहायता राशि देने की अनुशंसा की है। इधर बिहार कैबिनेट ने गयाजी जिले के डोभी प्रखंड में एक बड़े जलाशय निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना का नाम है डोभी जलाशय परियोजना। क्षमता इसकी लगभग 8.5 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM होगी। इस परियोजना पर लगभग 428.08 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य IMC यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गयाजी के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना, ताकि भविष्य में उद्योगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। ध्यान दीजिए, यह जलाशय लीलाजन नदी पर बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लीलाजन नदी। इस नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। निरंजना नदी फल्गु नदी की प्रमुख धारा है और गयाजी क्षेत्र के लिए पानी का एक अहम स्रोत है। गौर करने वाली बात यह है कि IMC गया बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसे लगभग 1670 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC का हिस्सा है। डोभी भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यह NH19 और NH22 के पास स्थित है। इससे उद्योगों और परिवहन को बेहतर सुविधा मिलेगी। हालांकि गयाजी जिले में पानी की व्यवस्था मजबूत करने के लिए पहले से कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, डोभी जलाशय परियोजना और गयाजी रबर डैम प्रमुख हैं। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। कैबिनेट ने मेसर्स EAC एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कुदरा कैमूर को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली BIPP 2016 के तहत की गई है। इस परियोजना के तहत कंपनी 60 किलो लीटर पर डे क्षमता का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट और 2 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाई स्थापित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 73.45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। अब सवाल है कि यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, बिहार देश का पहला राज्य था जिसने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू किया था। ऐसे में यह परियोजना बिहार को इथेनॉल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि यह कुदरा कैमूर बिहार का एक प्रमुख कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ चावल मिलों और कृषि से जुड़े उद्योगों की अच्छी मौजूदगी है। और ये भी ध्यान रखिए कि कैमूर को बिहार के चावल का कटोरा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ मुंडेश्वरी मंदिर है, जिसे भारत के सबसे पुराने कार्यशील मंदिरों में से एक माना जाता है। वहीं कर्मनाशा, दुर्गावती और कुदरा यहाँ की प्रमुख नदियां भी हैं।
चूना पत्थर प्रमुख खनिज संसाधन माना जाता है। अब समझते हैं कि इथेनॉल क्या है। दरअसल इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है, जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है, प्रदूषण घटता है और किसानों को अतिरिक्त कमाई मिलती है। बिहार सरकार खासतौर पर मक्का आधारित इथेनॉल उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि बिहार देश के बड़े मक्का उत्पादक राज्यों में शामिल है। यही वजह है कि कैमूर, पूर्णिया, बेगूसराय और पश्चिम चंपारण जैसे कई जिलों में नए इथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। इधर बिहार के गोपालगंज जिले में कई बहुत पुरानी और खास चीजें मिली। बड़ा बाजार के मदरसा इस्लामिया से ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के समय के सिक्के, लगभग 200 साल पुरानी हाथ से लिखी हुई कुरान, पुरानी हदीस की किताबें, अंग्रेजों के समय आने जाने वालों का रिकॉर्ड, जमीन से जुड़े पुराने कागजात, ये सब मिले। इसी तरह उचका गांव के इटवा धाम मंदिर से संस्कृत में लिखी श्रीमद् भागवत और कई दूसरी धार्मिक किताबें मिली। वहीं कुचायकोट के शिवरायपुर से कैथी लिपि में लिखी गई पुरानी चौपाइयां और दोहे मिले। इसके अलावा सिधवलिया के डेंगरोही आश्रम में भी कई पुराने दस्तावेज मिले हैं। अब सवाल है कि इन चीजों का होगा क्या। देखिए, इन्हें सुरक्षित रखने और खराब होने से बचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ज्ञान भारतम मिशन चला रही है। इस योजना का उद्देश्य देश भर की पुरानी किताबों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक कागजों को बचाना है, बचाकर रखना है। इसी कारण इन सभी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी बनाई जा रही है और उन्हें ज्ञान भारतम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भी लोग इन्हें आसानी से देख सकें। आपको बता दें कि गोपालगंज में अब तक 48 जगहों का सर्वे किया जा चुका है और लगभग 11,602 पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ा गया है। आइए अब चलते हैं बुलेटिन के सबसे खास हिस्से में, यानी कि पर्सन ऑफ द वीक में। दोस्तों, आपने पूसा संस्थान का नाम तो सुना ही होगा। दिल्ली वाला नहीं, बिहार वाला। दरअसल यह पूसा का मूल और ऐतिहासिक स्थान है। साल 1905 में इसे स्थापित किया गया था। यह समस्तीपुर जिले में स्थित था, लेकिन बिहार में 1934 में जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के बाद इस संस्थान का मुख्य केंद्र दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा, तो ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस ऐतिहासिक परिसर में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय संचालित है। बिहार की धरती पर बसे पूसा को भारत की आधुनिक कृषि का जन्मस्थल कहा जाता है। यही वो जगह है जहां कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक खेती और किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने की मजबूत परंपरा विकसित हुई। पूसा ने औपनिवेशिक दौर से लेकर हरित क्रांति तक भारत की कृषि यात्रा को बहुत करीब से देखा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पर्सन ऑफ द वीक सेगमेंट में पूसा की बात क्यों हो रही है। दरअसल इसी पूसा की पहचान को नई ऊंचाई देने वाले प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों में डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। हाल ही में इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और किसानों के बीच वैज्ञानिक तकनीक पहुंचाई। वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे और उनका जीवन पूरी तरह कृषि विज्ञान को समर्पित रहा। 1956 से 1958 के बीच उन्होंने प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन में MSc की पढ़ाई की। खास बात यह थी कि वे इस विषय के पहले बैच के विद्यार्थी थे। आगे चलकर यही क्षेत्र उनकी पहचान बना। दोस्तों, डॉक्टर त्रिवेदी का मानना था कि कृषि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर वैज्ञानिकों की खोज किसानों के खेत तक ना पहुंचे तो उस खोज का कोई मतलब नहीं है। इसी सोच के कारण उन्होंने लैब टू लैंड मॉडल को मजबूत किया। वे चाहते थे कि नई तकनीक किसानों तक पहुंचे और किसानों की समस्याएं वापस वैज्ञानिकों तक जाएं। इसी विचार को उन्होंने पुश एंड पुल मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। 1963 में उन्होंने तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे निदेशक प्रसार शिक्षा बने और लंबे समय तक किसानों के बीच काम किया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी बने। एक विद्यार्थी से कुलपति तक का उनका सफर निश्चित रूप से प्रेरणादायक उदाहरण है। डॉक्टर त्रिवेदी के योगदान की बात करें तो इन्होंने मखाना उत्पादन, मछली आधारित खेती, लीची उत्पादन और कृषि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका मानना था कि कृषि केवल अनाज पैदा करने का जरिया नहीं है, बल्कि कृषि ग्रामीण विकास, किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जरिया है। उनका मानना था कि अगर तकनीक, प्रसंस्करण और विपणन को सही दिशा मिले
तो कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कृषि विज्ञान और किसानों के लिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान 2026 से सम्मानित किया। हालांकि दुखद बात यह रही कि 12 मई 2026 को ही उनका निधन हो गया और सम्मान मिलने से पहले ही वे इस दुनिया को छोड़ गए। बाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनके पुत्र डॉक्टर रमन त्रिवेदी ने यह सम्मान ग्रहण किया है। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को हमेशा उस वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने कृषि विज्ञान को किसानों के खेत और जीवन से जोड़ने का काम किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि भारत की दूसरी हरित क्रांति बिहार की धरती से शुरू होगी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। सबसे पहले मुख्य परीक्षा के सवाल को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की संवैधानिक व्यवस्था, कार्य और स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। बिहार में छठे और 7वें राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का भी विश्लेषण कीजिए। ये 38 अंक का क्वेश्चन है। अंग्रेजी में आप लोग की डिमांड थी कि अंग्रेजी में भी सवाल बताया जाए, तो आज से अंग्रेजी में भी आपको सवाल मिलेगा। क्वेश्चन 1, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंक्शंस एंड रोल ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस. Also analyze its relevance in the context of the 6th and 7th state finance commissions in Bihar. आइए अब जल्दी से देखते हैं प्रीलिम्स के क्या हैं अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल, 2026 के पद्मश्री सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों और उनके योगदान क्षेत्रों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 लिखा हुआ है व्यक्तित्व और दूसरी तरफ सूची 2 में दिया गया है योगदान क्षेत्र। ए भरत सिंह भारती, बी विश्वबंधु, सी डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। सूची 2 में लिखा हुआ है कृषि विज्ञान, भोजपुरी लोकगीत, डोमकच लोक नृत्य और कूट के माध्यम से इस सवाल का जवाब देना है। ए है ए का 2, बी का 3, सी का 1। दूसरा विकल्प ए का 3, बी का 1, सी का 2। तीसरा विकल्प ए का 1, बी का 2, सी का 3 या फिर चौथा ए का 2, बी का 1 या फिर सी का 3। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश के टेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। हिंदी में मैं बोलूंगा और इंग्लिश में आपको साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी टेक्स्ट मिलेगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली भाषा को 1ली से 8वीं कक्षा तक मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक तथा संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया था। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, बिहार एआई समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार को कृषि हब बनाना, बिहार को एआई और डिजिटल नवाचार का केंद्र बनाना, बिहार में केवल विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना या फिर पारंपरिक उद्योगों को बंद करना। अगला सवाल, सरस्वती विद्या निकेतन पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल कृषि शिक्षा से संबंधित योजना है, यह 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत मॉडल स्कूल विकसित करने की पहल है, इसका उद्देश्य केवल डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है या फिर यह उच्च शिक्षण संस्थानों के निजीकरण से संबंधित योजना है। अगला प्रश्न, द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बिहार में केवल पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना, केवल विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना, कृषि उत्पादन को सीमित करना या फिर राज्य में एआई स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, गया बैंकॉक सीधी हवाई सेवा शुरू करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस एयरलाइंस का चयन किया गया है? एयर इंडिया, स्पाइसजेट, विस्तारा या फिर इंडिगो एयरलाइंस।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल सीमा से नहीं लगता? मधुबनी, सुपौल, दरभंगा या फिर पश्चिम चंपारण? अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 240I, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 245I या फिर अनुच्छेद 248I? और अंतिम प्रश्न है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर नगर निगम? तो इस हफ्ते बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब कमेंट सेक्शन में आपने दिए थे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब उसको मिलाने का टाइम है। जब ये बुलेटिन खत्म होगा तो आपको स्क्रीन पर उनके जवाब दिखेंगे और इस हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके सारे सुझावों पर हम अमल कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको आपके सुझाव स्क्रीन पर दिखते जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो एडुटेरिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए या फिर अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल यहाँ भी उपलब्ध रहेगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी हर रविवार शाम 7 बजे बिहार न्यूज रूम में। धन्यवाद।